हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून की। और जो वीडियो होगा वो दो पार्ट में होगा। तो पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की क्यों ज़रूरत नहीं है, और जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किस तरह से एक डिजास्टरस कानून होगा और वो किस तरह से केवल हिंदुओं को ही नुकसान पहुंचाएगा। ये सारी बातें हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के टाइम पे जनसंख्या नियंत्रण कानून यानी पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ को लेके बहुत ही मुद्दा गर्म है। और अगर हम देखें तो सोशल मीडिया खास करके ट्विटर पे पूरी एक ऐसी लॉबी बनी हुई है जो इस कानून के नैरेटिव को बहुत ज़्यादा सेट करती है और उसको प्रमोट भी करती है। हालांकि अगर उस लॉबी को आप देखें तो उस लॉबी के पास कोई भी एक रीजनेबल लॉजिक नहीं होते जो आपको वो दे पाएँ कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, वो इसकी क्यों वकालत करते हैं। उनके पास कोई भी एक लॉजिक नहीं होता है। अगर आप लॉजिक की बात भी करें तो उनके पास कुछ घिसे पिटे जवाब हैं, उसी को लेके इस पूरे नैरेटिव को वो सेट करते हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या ये कानून वाकई में बहुत ज़्यादा इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो इंडिया को बहुत आगे ले जाएगा, इंडिया को एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ से इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, इंडिया की ग्रोथ, डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें एक साथ सही हो जाएंगी। क्या वाकई में ऐसा है? इससे भी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि इस पूरे कानून को लाने का, इम्प्लीमेंट कराने का या उसके डिमांड रखने का सारा ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई दूसरी कम्युनिटी हो जिसने कभी भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके हल्ला मचाया हो या उसके लिए नैरेटिव सेट किया हो, सरकार से डिमांड की हो। कभी नहीं हुआ। केवल हिंदुओं ने इस बात का पूरा ठेका ले रखा है कि इस पूरे भारतवर्ष में जितनी चीज़ें होनी है उसका नैरेटिव वो सेट करेंगे। अब यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ के लेके जो नैरेटिव सेट करना है उसके पीछे हिंदुओं के दो कारण हो सकते हैं जो कि समझ में आते हैं। उसके अलावा कोई और कारण तो मुझे दिखता नहीं। एक कारण ये हो सकता है कि हिंदुओं को ये लगता हो कि उनकी वजह से देश में जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या कम होनी चाहिए। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनको ये लगता होगा कि यार अब तो हम 80% हो गए हैं और अब हमें आगे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बिल ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बस यही दो कारण देखते हैं जिस वजह से नैरेटिव सेट किया जाए, अदरवाइज कोई ऐसा कारण है नहीं। तो इस पूरे एक छोटे वीडियो में ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मुद्दा है इसके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ पे नुकसान होने वाला है या केवल नुकसान ही है, फ़ायदा कितना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जहाँ तक अगर पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की बात करें तो ओवरऑल अगर इंडिया को लेके भी बात करें या स्पेसिफिकली अगर मैं हिंदुओं की बात करूं तो ये पूरा कानून जड़ खोदने वाला ही है। ये हमारी जड़ें खोदेगा, इसमें ये तो तय दिख रहा है बिल्कुल। इसके अलावा जो मैंने रियलाइज़ किया है कि जो ये इस पूरी लॉबी का जो सपोर्टर हैं उनके पास कुछ घिसे पिटे लॉजिक हैं। जैसे कि हमारी ज़मीन बहुत कम है, हमारे पास केवल 2% लैंड है, हमारे पास वाटर रिसोर्सेज केवल 4% हैं, जॉब की प्रॉब्लम है। बस ये घिसे पिटे 3-4 लॉजिक हैं, उसी को लेके ये चलते हैं। तो इस तरह के जो महावीर लोग हैं उनसे बस 1-2 क्वेश्चन ये होंगे कि रसिया की जो लैंड रिसोर्सेस हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, तो कौन सा तीर मार लिया उन्होंने? कनाडा दूसरे नंबर पे आता है, उन्होंने कौन सा तीर मार लिया? ब्राज़ील आता है चौथे नंबर पे, ब्राज़ील ने कौन सा तीर मार लिया? जीडीपी में वो 9वें-10वें नंबर पे आता है, इंडिया से पीछे है। अगर आप चाइना का आप कंपैरिजन करते हैं तो चाइना की पॉपुलेशन से आपसे भी ज़्यादा है और चाइना के लैंड रिसोर्सेज वो तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन उसके बावजूद पॉपुलेशन आपसे ज़्यादा है लेकिन उसकी जीडीपी आपसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये कौन सा लॉजिक हो गया कि लैंड रिसोर्सेज कम है और वहाँ से ये नहीं हो पाएगी? लैंड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी पॉपुलेशन को एकदम अनपढ़ गवार बना रखा है और वो इस वजह से कि आपकी पॉलिसी बहुत ही घटिया है। चाइना की पॉलिसी क्या है कि चाइना ने अपने यहाँ के जो लेबर वर्ग है उनको स्किल दिया और यहाँ तक कि उनकी जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो बच्चे होते हैं जो पढ़ना नहीं जानते हैं उसको वो टेक फील्ड में ट्रेनिंग दिलवाते हैं ताकि वो असेंबलिंग का काम कर सकते हैं, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। अपने यहाँ 70 सालों में वैसी कोई स्कीम नहीं रही, उस तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ
और इस वजह से अपनी जो पॉपुलेशन है वो इस समय आपको बर्डन लगती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी सोचना होगा कि ये जो आपकी पॉपुलेशन है यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना देख पाते हैं, या आप जहाँ तक पहुँचे हैं वो इसी पॉपुलेशन की वजह से पहुँचे हैं। ये आपके लिए रिसोर्सेस है और इसी के दम पे आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पॉपुलेशन के ऊपर पूरा दोष डाल देना और ये कहना कि नहीं पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, अब इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही बेहियात बातें हैं और इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप पॉपुलेशन के लिए कर क्या रहे हैं, आपकी ऐसी क्या पॉलिसी है कि आपने ऐसा कुछ कर दिया है कि पॉपुलेशन ने आपका पूरा बेड़ा गर्क कर दिया और कंट्री को डेवलप नहीं होने दिया। आपने क्या किया, आपने कितने ऐसे रिसोर्सेस खड़े कर दिए सबके लिए, ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे सरकार को खुद भी सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में सारा का सारा दोष जनता पे है, और जो सारा ये एक पूरा दोष मढ़ने का काम है कि जनता बहुत ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया, इस वजह से हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हम डेवलपमेंट हमारा नहीं हो रहा है, वो कितना सही है ये सोचने वाली बात है। और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो इस नैरेटिव को सेट कर रहे हैं, उनको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उन्होंने सारे डेटा को एनालिसिस किया है, क्या वो इस बात के लिए लॉजिक दे पाएंगे कि अगर आज की डेट में पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ लाया जाता है तो उसका आने वाले 20 सालों 30 सालों में क्या इम्पैक्ट दिखने वाला है। क्या उनके पास इस तरह के कोई पेपर तैयार हैं, क्या उन्होंने कोई कंपैरेटिव स्टडी की है, उनके पास कोई डेटा तैयार है। अगर डेटा तैयार है तो वो पब्लिक फोरम में रखें और उसको बताएं। जनता को पता तो चलना चाहिए कि आखिर जो आप लॉ ला रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का कुछ रीजनिंग तो होना चाहिए, उसका कुछ बेनिफिट तो दिखना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पता चलना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा। तो शुरू करेंगे सबसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन के एक स्टेटमेंट से। अभी कुछ ही टाइम पहले लास्ट ईयर 2020 में ही ये स्टेटमेंट आया था जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि इंडिया की जो TFR है यानी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.73 पे के आसपास पहुंच जाएगी बाय 2035। तो यहाँ पे 2011 से अगर हम देखिए तो वहाँ पे उस समय जो ये 2.37 के आसपास चल रही थी वो आके नीचे 1.73 तक पहुँचेगी। ये डॉक्टर हर्षवर्धन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें उन्होंने इस बात पे बहुत बल दिया था कि हमारी जो TFR है वो नीचे आ रही है, और इसी को बेसिस बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही थी कि जो फैमिली प्लानिंग है वो फैमिली के लिए है, हम इस तरह का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं ले आएंगे जो लोगों के ऊपर थोपा जाए। तो इन सारे ही पॉइंट को बेस बनाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्टैंड भी था। अब अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये एक टोटल फर्टिलिटी रेट का एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे कंपेयर करिए तो यहाँ पे UK, USA, फ्रांस, ये जो 3 डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं इनसे अगर आप कंपेयर करते हैं, ब्राज़ील को भी ले लीजिए, तो इनसे कंपेयर करते हैं तो जो हमारी अर्बन इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अमेरिका, फ्रांस से कम है और ब्राज़ील और UK के साथ स्टैंड करती है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस वजह से हमें ये बिल लाना पड़ा, क्योंकि जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है वो आपके बिना किसी बिल लाए, आपके बिना किसी एडवाइस के वो इस बात को लेके सजग हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी बच्चे कम पैदा कर रहे हैं और यही एक कारण है कि हम 1.8 पे स्टैंड करते हैं। यहाँ तक कि रसिया की भी फर्टिलिटी रेट जो है 1.7 पे है, तो इंडिया की परफॉर्मेंस कहीं से ख़राब नहीं है। और अगर आप देखिए तो जो ओवरऑल टोटल फर्टिलिटी रेट है वेस्टर्न विमेंस की इंडिया में वो इस समय पे लगभग 2.1 पे स्टैंड करती है। तो 2.1 का जो लेवल है वो रिप्लेसमेंट लेवल होता है। और ये भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो 2.1 का रिप्लेसमेंट लेवल आपको बताया जाता है वो डेवलप्ड कंट्री के लिए है, न कि डेवलपिंग कंट्री के लिए। डेवलपिंग कंट्री के लिए रिप्लेसमेंट जो लेवल है वो 2.3 का है। तो अगर हम 2.3 के रिप्लेसमेंट लेवल से देखें तो इंडिया इसमें 2.2 पे स्टैंड करता है, तो हम कहीं ना कहीं हम रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस समय ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि पॉपुलेशन लॉ लाया जाए और उसको जनता पे थोप दिया जाए, क्योंकि अगर आप कोई लॉ नहीं लाते हैं उसके बावजूद अब पॉपुलेशन कांस्टेंट रहने वाली है, पॉपुलेशन में बहुत
ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अब अगर चलिए हम देख लेते हैं कि इंडिया की जो फैमिलीज है, जो इंडिया की पॉपुलेशन है, वो किस तरह से नीचे आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 1971 से 2016 का ये डेटा है, 5.2 के फर्टिलिटी रेट से हम नीचे आते गए, कंटिन्यू हम नीचे आ रहे हैं और फिलहाल के लिए 2.3 जो है यहाँ पे 2016 के हिसाब से हम स्टैंड करते हैं। अभी 2.2 के आसपास हम हैं। अभी 2021 का सेंसस नहीं आया है। सरकार को जहां पे फोकस करना चाहिए, सरकार को सेंसस पे काम करना चाहिए, सरकार वहां पे काम नहीं कर रही है और उनको एक ऐसा बिल लाना है जिसकी खासकर कोई ज़रूरत है नहीं। अगर 2021 का सेंसस आएगा तो हो सकता है कि हम 2.1 के नीचे 2 या 2.1 के बीच में हम कहीं पहुंच जाएंगे। तो हमारी जो TFR रेट है वो ऑलरेडी नीचे आ रही है। अगर हम चलिए यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनसे कंपेयर करते हैं, तो इंडिया फिर भी वेल इस्टेब्लिश्ड पॉइंट पे है, अभी 2.2 पे स्टैंड कर रहा है। चाइना 1.7 पे है और चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था और अब वो 1.7 पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे जो लोग चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी का एग्जाम्पल देके इंडिया को कंपेयर करना चाहते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी वो वन ऑफ द डिजास्टर पॉलिसी थी और चाइना उसको रिग्रेट करता है। आपको यहाँ पे बताया नहीं जाता, आपको पता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन चाइना अपनी उस पॉलिसी को लेके रिग्रेट करता है और यही रीजन है कि चाइना ने अपनी उस पॉलिसी को रिवोक किया अभी। और आप जब चाइना उस पॉलिसी को रिवोक कर रहा है, आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं, चाइना से आपको compete करना है आगे चल के, जब चाइना अपनी पॉलिसी को रिवोक कर रहा है तो आप यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बिल ला रहे हैं। जबकि इस कानून को अगर लाना था तो वो टाइम था 1970 से 1990 तक का टाइम था। उस समय अगर लाया जाता तो शायद उसका असर दिखता। अब जब हम ऑलरेडी नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे और ज़्यादा कानून लाने का क्या लॉजिक है वो समझ में नहीं आता है। अब अगर हम स्टेट वाइज बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज TFR कैसा चल रहा है, तो अगर आप वेस्ट बंगाल को देखिए तो वेस्ट बंगाल का TFR 1.6 पे है, दिल्ली 1.7 पे है, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु ये सारे 1.7 पे हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र 1.8 पे हैं, JNK, कर्नाटका, उड़ीसा, हरियाणा ये सब 1.9 से लेके 2.2 के बीच में हैं। आसाम, गुजरात 2.3 पे स्टैंड करता है, झारखंड 2.7 पे, राजस्थान 2.8 पे, मध्य प्रदेश 2.9 पे, उत्तर प्रदेश का जो इस समय अभी है वो 2.5 2.6 के आसपास है, बिहार जो है वो 3.2 पे स्टैंड करता है। अब अगर हम देखते हैं कि ये जो डेटा है ये 2011 का जो सेंसस था उसको बेस बना के बनाया गया। 2021 का सेंसस आने दीजिए, 2021 के सेंसस में TFR रेट और नीचे जाएगा और जब TFR रेट लगातार नीचे जा ही रहा है तो फिर बिल की क्या ज़रूरत है, ये सोचने वाली बात है। और यहाँ पे एक पूरे ऐसे लोग हैं जो इस बात को, उनका पीछे एक लॉजिक है कि हिंदुओं का TFR नीचे है लेकिन मुस्लिमों का TFR बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं उसमें, बिल्कुल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बिल ले आएंगे और उससे उनकी TFR डाउन हो जाएगी? आपने क्या पॉलिसी में, क्या बिल में क्या रखा है? आप बिल में यही तो रखोगे कि जो स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा या प्रधानमंत्री आवास योजना में बेनिफिट नहीं मिलेगा, इस तरह की और जो स्कीम है वो नहीं मिलेगी, सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा। तो भाई उनको सरकारी नौकरी चाहिए कब? कितने लोग सरकारी नौकरी में जा रहे हैं? उनको सरकारी नौकरी कब चाहिए? कब उन्होंने आपसे सरकारी नौकरी मांगी? और अगर आपको ये लगता है कि आप उनको राशन नहीं देंगे, आप उनको कोई स्कीम का फ़ायदा नहीं देंगे तो उनको वो स्कीम का फ़ायदा मिलेगी नहीं। आपके पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि आप उनको रोक लेंगे? आपके पास कोई मैकेनिज्म है तो बताइए। क्या कोई अगर एक मुस्लिम फैमिली आपके हॉस्पिटल में जाके इलाज कराने जाती है सरकारी अस्पताल में, तो क्या आप वहाँ पे ये चेक करेंगे कि आपके 2 बच्चे हैं कि 5 बच्चे हैं? क्या उनकी कॉलोनी में जो गल्ले बांटने वाला, राशन देने वाला दुकानदार है, क्या वो ये पूछेगा कि आपके 4 बच्चे हैं तो मैं वो आपको राशन नहीं दूंगा? आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी है? क्या आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार है? तो ये सारी हवाई बातें हैं और उससे रुकने वाला कुछ है नहीं। उसके अलावा अगर और एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आपको ये भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कहने को तो आप ये भी कहते हो ना कि जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, वो यहाँ पे सब इलीगल इमिग्रेंट हैं, सरकार तो उनको कोई फ़ायदा नहीं दे रही है। लेकिन आप जाके उनकी बस्तियों में देखिए जहाँ पे वो रहते हैं, उनके पास लाइट है, टीवी है, उनके महीने में राशन पहुँचते हैं, उनके पास सारी चीज़ें हैं। कहाँ से पहुँच रही हैं वो?
तो इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पास अपनी संस्थाएं हैं। ज़कात फाउंडेशन जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह पर जाके हेल्प करते हैं। आपके दिल्ली में रोहिंग्याओं के लिए वहाँ पे पक्के मकान बन गए, आप कुछ नहीं कर पाए। तो आपको क्यों लगता है कि आप ये एक छोटा सा बिल ला देंगे और उससे उनका TFR कम हो जाएगा, वो बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे? आप पता नहीं किस गलतफहमी में जी रहे हैं। आपकी जितनी पॉलिसी है वो एट द एंड केवल हिंदुओं के ऊपर लागू होने वाली है, क्योंकि नौकरी जो है, जो सरकारी नौकरी है, उसके पीछे हिंदू पड़े रहते हैं। उनको सरकारी नौकरी चाहिए। आप गांव में जाके देख लीजिए, इंटर पास होते हैं बच्चे, जाके तैयारी करना शुरू कर देते हैं, सरकारी नौकरी तो उनको चाहिए। और एक बात बताइए, आप ये कहते हो कि 2 बच्चे चाहिए, 2 बच्चों से ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर कोई किसी का माता पिता हैं, उन्होंने फैमिली प्लानिंग नहीं की और 2 से 3 बच्चे हो गए, तो फिर भविष्य में वो उसको प्रॉब्लम होगी, उस बच्चे को प्रॉब्लम होगी, उसको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। उसको आपने कह दिया कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो IIM में, IIT में कहीं उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाला? उसके अगर फैमिली प्लानिंग उसके घर वालों ने की तो वो बच्चा क्यों भुगते? इसका जवाब कौन देगा? क्या उसके राइट्स का उल्लंघन नहीं है ये? तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एड्रेस तो करने पड़ेंगे। उसके अलावा ये सबको पता है कि आप जिस उद्देश्य से जो लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जिस वजह से कि उनकी पॉपुलेशन आप कम कर लोगे, आप उनकी पॉपुलेशन कम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। और आपके इस पूरे सो कॉल्ड नौटंकी का जो मेन चारा बनेगा वो हिंदू ही बनेगा, क्योंकि आपके सारे कानून उसके ऊपर ज़बरदस्ती लागू करवाए जाते हैं। और ऐसे आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। आप लोग अभी 4 धाम मंदिर में आपने पूजा बंद करा दी, क्योंकि देश लॉ के हिसाब से चलेगा, लेकिन आप नमाज तो नहीं बंद करा सकते। लेकिन आप ईद के जो प्रोसेसन्स है वो तो नहीं बंद करा सकते। आपने बंद कराया? नहीं करा सकते। तो इस सेम कानून ये भी होगा कि आप ये कहो कि हम राशन नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। फिलहाल ये एक दूसरा डेटा है जो सेंसस से मैंने निकाला है। इसमें इस ग्राफ के थ्रू आप ये देखिए कि जो इंडिया में ऐसी पॉपुलेशन है जो अभी 20 साल के नीचे है, उसमें किस रेशियो में लोगों की पॉपुलेशन है। तो जो मुस्लिम्स हैं उसमें जो 20 साल के नीचे की पॉपुलेशन है वो 47% है, हिंदुओं की पॉपुलेशन 40% पे है, और क्रिश्चियन जो है वो 37% है, बुद्धिस्ट भी 37% पे है, सिख 35% और जैन जो है वो 29% पे है। ये जो पॉपुलेशन है ये 20 साल के नीचे वालों की है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे भी आप देखिए हिंदुओं की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत, अगर कंपैरिजन ही आप करना चाहते हैं तो ये पॉपुलेशन बहुत नीचे है ऑलरेडी अभी। और ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये सारे डेटा 2011 सेंसस के हैं, और 2011 सेंसस कैसा था बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट 2011 का सेंसस रिज्ड सेंसस था, उसमें बहुत सारे डेटा सही नहीं है। आपको अगर देखना है तो आप जाके 1971 से लेके 2011 तक के सेंसस की एनालिसिस करिए, खास करके लास्ट 3 ईयर जो हैं, और 1991, 2001 और 2011, ये तीनों सेंसस को आप बहुत ध्यान से एनालाइज करिए और आप देखिए कि कुछ सर्टेन लोगों की पॉपुलेशन को कैसे कम किया गया है ताकि उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। आप उसको देखिए, और 2021 का सेंसस अगर सही से आया तो आपको वो चीज़ दिखेगी, और तब आपको शायद आपका माथा ठनकेगा और आपका आँख कान जो बंद है अभी, और आप ये दुनिया भर का एक लिबरल बन के सारी अलग अलग तरह के लॉ को पुश करते रहते हैं, तो शायद आपके दिमाग खुलेगा। फिलहाल अभी के लिए 2011 के सेंसस से भी ये आपकी पॉपुलेशन है जो 20 साल के नीचे वाली है। अब मुझे एक बात बताइए कि हमारी पॉपुलेशन तो ऑलरेडी नीचे जा रही है, और जिसको आप रोकना चाहते हैं वो तो ऑलरेडी हमसे 7% तो पहले ही ऊपर हैं। तो अगर वो 7% आपके कानून को जस्ट डिफाई कर दें कि हम नहीं मानते हैं, हमें नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, और वहीं से अगर जनसंख्या बढ़ी तो आप क्या कर लोगे? आप रोक लोगे? नहीं रोक पाओगे ना। तो हमारी जो ये जड़ें खुदेंगी वो किसकी खुदेंगी? हमारी खुदेंगी। और आपके यहाँ एक सर्टेन कम्युनिटी को 3-3, 4-4 शादी करने की इजाज़त है। अगर कोई हिंदू 2 शादी कर लेता है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन अगर एक मुस्लिम है वो 2 शादी 3 शादी कर ले उसके बावजूद वो सरकारी नौकरी करता है, आपने उस पर तो रोक लगाई नहीं है। तो क्या आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे? क्या उसको 2 शादी करने से उसके 5 बच्चे होते हैं तो क्या कर लोगे? बहुत ज़्यादा होगा कि आप उसको नौकरी नहीं दोगे, सरकारी नौकरी मत दो, लेकिन 5 बच्चों की पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना, आप वो कैसे कर लोगे? हिंदू तो ऑलरेडी 1-2 से आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, फीस बहुत ज़्यादा लगनी है। अब एक आप इस समय कक्षा
5 तक के बच्चों की फीस देख लीजिए, 2-2, ढाई लाख, 3-3 लाख रुपए फीस लग रही है। तो उसको तो पता है कि भाई अब तो वो खुद ही आगे नहीं बढ़ते हैं और उसमें भी आप लॉ थोप रहे हैं। तो ये जो एक डेटा है, ये भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये डेटा आपकी आंख खोलना चाहिए। चलिए दूसरा डेटा देख लेते हैं। मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने सेंसस के बहुत सारे डेटा निकाले नहीं हैं, छोटे छोटे ही डेटा निकाले हैं। अभी इन डेटा में जैसे मान लीजिए कि 0 और 20 ईयर के नीचे के जो डेटा है उसको भी तोड़ा जा सकता है। जैसे 0 से 4 ग्रुप को देख सकते हैं, 0 से 4 साल के ग्रुप, फिर 6 से 14 तक वाले को भी देख सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग डेटा हैं, उसको एनालाइज किया जा सकता है। फिलहाल उतना टाइम नहीं था, उसकी ज़रूरत भी खास दिखी नहीं। आप इसको देख लीजिए, 0 से 14 के और 15, 59 और 60 प्लस की पॉपुलेशन को देख लीजिए। 0 से 14 में जो हिंदुओं की पॉपुलेशन है 34 के आसपास स्टैंड करती है, वहीं 15 से 59 में 57 पे स्टैंड करती है। अब वहीं पे मुस्लिमों की देख लीजिए, 0 से 14 की पॉपुलेशन करीब 41% पे स्टैंड करती है और जो 15 से 59 की पॉपुलेशन है वो 52.9 पे स्टैंड करती है। अब इस डेटा को भी कंपैरिजन कर लीजिए और आप बताइए कि आप इसको कैसे मैनेज कर पाओगे, क्योंकि ये डेटा तो आगे बढ़ता जाएगा, आप उसको रोक तो पाओगे नहीं। ये डेटा और वाइडन होगा। ये तो अभी तो 2011 से है, 2021 का आने दीजिए फिर देखिए, क्योंकि जब अभी तो आप केवल यही दिखाते हो 14% है, वो 14% तो है नहीं, वो तो ज़्यादा है। तो इसको आप कैसे रोकोगे? क्या आपने इसके लिए कोई प्लानिंग की है? ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कोई नहीं देख रहा है, केवल बस एक नैरेटिव पुश किया जा रहा है कि नहीं नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ ले आइए ले आइए ले आइए, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होने वाली है आने वाले दिनों में वो किसी को समझ नहीं आ रहा है। और फैक्ट यही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ से हिंदुओं की पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डिक्रीज होगी और जिसका आप रोकना चाहते हैं वो पॉपुलेशन बढ़ेगी और आप कुछ कर नहीं पाओगे। बेसिकली होगा ये कि नेक्स्ट 50, 60, 70 ईयर में हिंदू धीरे धीरे माइनॉरिटी होते जाएंगे। ऑलरेडी 8 स्टेट्स में हो चुके हैं, बाकी जहां नहीं है वहां भी आप कसर पूरी कर दोगे, क्योंकि न तो आपको डेटा आप देखते नहीं हो, डेमोग्राफी पे आप बात करते नहीं हो कि डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं, आप उस पर बात करते नहीं हो। बस आप नैरेटिव सेट करते हो और वो नैरेटिव जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो मुद्दे कभी उठाते नहीं जिसकी ज़रूरत है। चलिए कुछ प्रोजेक्शन देख लेते हैं जो कि आने वाले टाइम में। ये एक ग्राफ है, बेसिकली ये ग्राफ जो है कई सारे ईयर्स को लेके है, यहाँ 5-5 साल के ईयर्स पे इसको बनाया है और ये 2035 तक का है अलग अलग स्टेट्स के लिए। तो इसको नंबर वाइज देखते हैं पहले। अभी देखिए ये 2021 और 25 और 26 से 2030 का जो एक पीरियड है उसके लिए जो TFR रहने वाली है इंडिया की, उस पर पूरी एनालिसिस है। तो इंडिया की TFR अगर हम 2021 से 2025 के बीच में देखें तो वो 1.94 आ जाएगी बिना कुछ किए। अगर सरकार कुछ नहीं करती है उसके बावजूद ये 1.94 पे आ जाएगी। वहीं अगर हम 2026 से 2030 तक देखें तो वो घट के 1.81 पे आ जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं स्टेट वाइज को, तो बिहार की आप देख लीजिए वो डिक्रीज हो रही है, अभी जो 3.4 के आसपास स्टैंड कर रही है वो 25 खत्म होते 2.92 पे आने वाली है। 2030 आते हैं तो 2.64 आने वाली है। मध्य प्रदेश की भी 2.34 2.12 पे आ जाएगी। राजस्थान 2.2 1.99 पे आएगा। उत्तराखंड भी देखिए 2.17 1.98, यानी अगर आप देखिए तो 2030 आते आते मैक्सिमम स्टेट्स जो है 1.7 से लेके 1.5 से लेके 1.8 के आसपास कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। तो TFR ऑलरेडी बिना किसी कानून लाए, बिना किसी कानून को थोपे TFR गिर रहा है और पॉपुलेशन अब रिड्यूस ही होगी, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं और वहाँ से कांस्टेंट ही रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। तो फिर ऐसे कानून थोपने की ज़रूरत दिखती नहीं। कुछ और नंबर्स की हम बात करेंगे, लेकिन अब पॉइंट ये है कि अभी ये सारे नंबर्स जो मैंने आपको दिए हैं 2021 से 2025 और 2026 से लेकर 2030 तक, उसके अलावा भी अभी भी अगर हम देखिए तो जो करीब करीब 22 से 24 स्टेट ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी जो TFR है वो रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे आ चुकी है ऑलरेडी, और ये जो है इसमें और सुधार हो जाएगा 2021 के सेंसस में। इसके अलावा मेन पॉइंट ये है कि TFR अभी नीचे आ रहा है तो आगे क्यों बढ़ेगा, इसका कोई लॉजिक है?
क्या आपको लगता है कि लोग इतने पागल हो जाएंगे कि अभी वो इतने कॉन्शियस हैं कि नहीं ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए और आने वाले 5 सालों में वो और ज़्यादा उसको बढ़ा देंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला है। क्योंकि ये भी बात हो रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ पूरे इंडिया में आना चाहिए और उसकी भी तैयारी हो रही है। इस तरह के नैरेटिव ऑलरेडी पुश किए जा रहे हैं कि पूरे इंडिया में इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बात और बताइए कि जो आपके यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, खास करके जो बांग्लादेशी आए हुए हैं 1970 से लेके अब तक, तो उनकी तो लगभग 3 जनरेशन इंडिया में तैयार हो ही गई होंगी और उनकी 2 जनरेशन तो ऐसी होंगी जो ऑलरेडी 20 साल 25 साल की एज पे पहुंच रहे होंगे। तो उनसे जो बच्चे होंगे उनको रोकने के लिए आपने क्या उपाय किया है? आप उनको कैसे रोकोगे? क्योंकि उनको बाहर भेजने का, उनको वापस ले जाने का तो कोई अभी प्लानिंग है नहीं, कोई ऐसा तरीका है नहीं और ऐसा लगता भी नहीं। सरकार अगर चाह भी ले कि सब लोगों को वापस भेज दे तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो उनके लिए आप क्या पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बिल जो है वो उनके ऊपर आप लागू करा पाओगे? आपके पास ऐसा कोई डेटा है कि आपको ये पता है कि कौन कितने लोग कहाँ पे रह रहे हैं और उनका डेटा है? क्या आप तो उनको कोई सर्विस भी नहीं देते हो कि बेसिकली आप उनको ऐसा कोई राशन या फिर उनको सरकारी नौकरी कुछ तो देते नहीं हो। तो फिलहाल उनकी पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करोगे? क्या आप उनको रोक पाओगे? और यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो विदेशों से भाग के आए हैं, चाहे बांग्लादेश से आए हों या फिर रोहिंग्या आए हों, वो किस कम्युनिटी के हैं ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या उसका जो पॉपुलेशन वो बढ़ाएंगे, क्या उसकी डेमोग्राफी पे कोई असर नहीं होगा? क्या उससे पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी और क्या आने वाले दिनों में वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे? ये इसका जवाब कौन देगा? इसके अलावा मैंने बहुत टाइम से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में अफ़गानिस्तान के लोगों की भी आवाजाही बहुत बढ़ गई है। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक अफ़गानिस्तान की महिला इंडिया में केवल इसलिए आ गई थी क्योंकि वहाँ पे उसके बच्चे को किसी ने मारने की धमकी दी थी और वो इस धमकी की वजह से अपने 5 बच्चों को लेके इंडिया में आ गई। और इंडिया जो है वही वसुधैव कुटुंबकम की भावना और अतिथि देवो भव का हर जगह पालन करो और उसको असाइलम दे रहे हो, तुम उसको एंट्री दे रहे हो अपने देश में। वो 5 बच्चों को लेके यहाँ चली आ रही है। एक बात बताइए, हमारे खुद के देश में रोज कहीं ना कहीं किसी को धमकी मिल रही है, मारने की धमकी क्यों मिल रही है? लोग मारे जा रहे हैं। वो आज संभल में एक पुजारी मारा गया, तो क्या उनके परिवार को अमेरिका कनाडा या कोई इस बात पे असाइलम दे देगा, अपने यहाँ बुला लेगा कि भाई तुमको धमकी मिली है तुम हमारे यहाँ आ जाओ? तो फिर ये इसका जवाब कौन देगा? ये अफगानिस्तान वाले अचानक से ऐसे कहाँ से आने लगे? इसके पीछे क्या लॉजिक है? और उनके आने से क्या वो आ गए हैं तो क्या वो वापस जाएंगे? उनकी वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ेगी उस पर कैसे रोक लगेगी? उसके लिए क्या आपने मैकेनिज्म अपनाया है? क्या उसके लिए तो आपका जो ये कंट्रोल लॉ है, ये पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, ये तो उनके ऊपर लागू नहीं होगा ना। तो आप उनको कैसे रोकोगे? इसका भी जवाब देना है। फिलहाल अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का जो बिल आया कि उत्तर प्रदेश ने अभी कानून ले आए, अभी बेसिकली ड्राफ्ट दिया है और उस पर यह है कि आप अपना सजेशंस दे सकते हैं और उस पर हम उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। फिलहाल तो देखिए, ये जो इसमें एक था इलस्ट्रेशन जो है, इसमें दिया गया है कि कुछ पर्सनल लॉ ऐसे हैं जो बहुविवाह को अलाउ करते हैं। तो बेसिकली आपको पता ही है कौन अलाउ करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर जो ए है, ए मान लीजिए कि 3 शादी और कर लेता है, ए बी से, सी से, डी से, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि ए जो है उसने 3 शादी की, बी, सी एंड डी से। अब अगर मान लीजिए कि उसको बी से 1 बच्चा हुआ, सी से 2 हुए और डी से 1 हुआ, तो उसको वो माना जाएगा कि उसके 4 बच्चे हैं और वो किसी भी स्कीम का, जो सरकार कह रही है कि हम 2 से ज़्यादा बच्चे होने पे स्कीम का फ़ायदा नहीं देंगे, उसको स्कीम नहीं मिलेगी, ठीक है। वो स्कीम उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है कि जो ए के 3 पत्नियां हैं, उनसे जो बच्चे हैं, उस रीजन से ए को तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन
जो उसकी वाइफ है तीनों और उसके जो बच्चे हैं उसको जरूर बेनिफिट मिलेगा, उसको उस बेनिफिट से रोका नहीं जाएगा। अब आप बताइए कि ए ठीक है, आप ए को क्या कर लोगे, बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं दोगे, इतना ही तो करोगे, मत दो नौकरी, लेकिन बाकी जो स्कीम है वो तो आप उसको दोगे। क्यों? क्योंकि राशन कार्ड तो आपने महिलाओं के नाम पे कर दिया है, जो पेंशन्स है, बैंक अकाउंट्स हैं, वो सब महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी महिलाओं पे पास होती है। तो जब आपने ऑलरेडी बिल में ऐसा रखा है कि एक की जो बहुपत्नी है उससे बच्चे ज़्यादा हो गए तो एक को बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी और बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, तो फिर आपके कानून का क्या फ़ायदा हुआ, उसको आप कैसे रोकोगे, ये भी क्वेश्चन है। अगला पॉइंट जो है इसमें ये भी देखते हैं, यहाँ पे ये है कि ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज को ये कहा गया है कि अगर वो 2 बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद बच्चे पैदा न करने की जो प्रक्रिया है उसको अपनाते हैं, तो उनको एडिशनल इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे या उनको और सब्सिडी दिया जाएगा। अगर प्लॉट या कोई हाउस वगैरह बिल्ड करते हैं, लोन वगैरह में उनको वो दी जाएगी, क्या कहते हैं, नॉमिनल रेट पे उनको लोन मिल जाएंगे। तो इस तरह की कुछ उनको सब्सिडी दी जाएंगी। यहाँ पे मेन पॉइंट ये आता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो तो ऑलरेडी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, वो एक स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, फिर उनके ऊपर इस तरह के जो नॉर्म है वो थोपने का क्या रीज़न है। वो उनके पास 2 बच्चे होंगे या मान लीजिए 3 भी हो गए तो उनकी लाइफ तो वो अच्छे से चला सकते हैं, फिर इनके ऊपर ये लागू करने का कोई मतलब नहीं बनता, और खासकर मतलब इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप देखो मैक्सिमम जितने गवर्नमेंट सर्विस में हैं या जो बड़े अधिकारी हैं, आईएएस, पीसीएस या और जो स्टेट की नौकरियां होती हैं, मैक्सिमम तो हिंदू ही हैं। तो अल्टीमेटली ये इसका नुकसान किसको होने वाला है, हिंदुओं को होने वाला है, क्योंकि जिसके लिए आप जिसके लिए हल्ला मचा हुआ है कि आप जिसको रोकना चाहते हैं उनको तो वैसे भी नौकरी से लेना देना ज़्यादा है नहीं, वो आपकी नौकरी में उनका परसेंटेज कितना है, बिल्कुल नहीं है। तो अल्टीमेटली नुकसान किसको होना है, नुकसान हिंदुओं को होना है। तो फिर इसका भी तो कहीं ना कहीं नुकसान हमें होगा, और वो कहीं ना कहीं आगे जो डेमोग्राफी है उस पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या जिन लोगों ने इसको ड्राफ्ट किया या जो लोग इसको पुश कर रहे हैं उन्होंने इस बारे में कोई प्लानिंग की है, इस बारे में कुछ सोचा है, इसके लिए कोई उनकी प्लानिंग है, वो भी पब्लिक को ज़रूर बताना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि 2 बच्चे तो चलिए ठीक है, यहाँ पे ये भी पुश कर रहे हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट है अगर वो 2 छोड़ के 1 बच्चे के ऊपर जाते हैं और उसके बाद ये प्रक्रिया अपनाते हैं कि और बच्चे नहीं होंगे तो उनको और एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब इसका लॉजिक क्या है भाई, मतलब इससे कुछ फायदा? ये एक तरीके का ये है ना कि आप धीरे धीरे ये जो स्कीम है आपको अभी बड़ी फेरी टेल लग रही होंगी कि आपको लाला लैंड में ले जाएंगी और वहाँ पे आपको सब कुछ बड़ा रोजी पिक्चर दिख रहा होगा कि ऐसा ऐसा करने से पॉपुलेशन कम हो जाएगी और आगे हम विश्वगुरु बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सब केवल बहकाने की बातें हैं। और एक चीज़ बताइए, आज आपकी वजह से आपकी सरकार है, आपने ऐसा नियम बना दिया कि 1 बच्चे की पॉलिसी है और जो 1 करेगा वो उसको ऐसा मिलेगा, और चलिए उसने वो फर्टिलाइजेशन का उसने प्रयोग कर लिया और उसने वो सारी प्रक्रिया अपना ली। अब 1 बच्चे या 2 बच्चे के बाद उसने कहा कि ठीक है भाई हम बच्चे नहीं पैदा, हमें स्कीम का फ़ायदा लेना है। लेकिन 2 साल बाद दूसरी सरकार आ जाती है और सरकार नियमों में बदलाव कर देती है, या सरकार ये कह देती है कि अब ये पॉलिसी काम नहीं करेगी, हम इस पॉलिसी को रिवोक करते हैं, या इस पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि आपका कानून तो ऐसे भी अलग है ना, क्योंकि आप जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आप एक्स्ट्रा बेनिफिट तो देते हो ना, बहुत सारी चीज़ों में देते हो। माइनॉरिटीज स्कीम चलती हैं, माइनॉरिटीज के अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च होते हैं। अभी यूपी गवर्नमेंट ने 30-30 लाख रुपए विदेश में पढ़ने के लिए लोन और सहायता देने की बात की है, केवल माइनॉरिटीज के लिए, वो तो हिंदुओं के लिए नहीं है। तो अगर कल कोई सरकार आती है और ये कह देती है कि इसमें हम माइनॉरिटीज एक्सक्लूड करते हैं, तो आप क्या कर लोगे? फिर जो लोग फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया अपना चुके हैं उनको आप कैसे कंपनसेट करोगे, या फिर उनकी फैमिली को आप कैसे जवाब दोगे, उनकी फैमिली को आगे कैसे ले जाओगे? क्या इन सारी चीज़ों का कोई जवाब है? उसके अलावा यहाँ पे कहा गया कि चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, चुनाव लड़ने से रोक दीजिए, लेकिन पॉइंट ये आता है कि ये केवल लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है या ये जो प्रधान और बीडीसी होते हैं, केवल इनके चुनाव लड़ने पे रोक क्यों लगाई गई है? ये विधायक सांसद यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा कि अगर आपके 2-3 बच्चे होते हैं तो आगे आप विधायक सांसद कुछ नहीं बन पाएंगे? क्योंकि इसमें तो आपने ऐसा कहीं मेंशन किया नहीं है। अगर
वो लोकल बॉडी का चुनाव नहीं लड़ता है, ठीक है, आज उसके 4 बच्चे हैं, लोकल बॉडी का चुनाव नहीं लड़ेगा, कल उसको आप एमएलए का टिकट दोगे अपनी पार्टी से, वो चुनाव लड़ेगा। एमपी के आप टिकट दोगे, वो चुनाव लड़ेगा। फिर तो ये सब कहीं ना कहीं लूप होल तो है इसमें, तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करना होगा। उसके अलावा मेन जो पॉइंट है वो यही है कि पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी लाने का टाइम नहीं है, और ये केवल इस बात के लिए नहीं कि कोई एक सर्टेन कम्युनिटी को आप रोक लो या फिर इससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बहुत नुकसान होगा और वो धीरे धीरे माइनॉरिटी होती जाएगी। यहाँ पे पॉइंट ये भी है कि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बिल अगर आप इस समय ले आते हो तो इससे इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स में इकोनॉमी में जब आपको मैन पावर की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और जब आपको एक्चुअल टाइम आएगा जब आपको चाइना से कम्पीट करना होगा तो शायद, या और दूसरी जो कंट्रियों से कम्पीट करना होगा, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसका मेन रीज़न ये है कि TFR ऑलरेडी 2.1 पे पहुँच रहा है, और अभी आप इसको रोक लगा दोगे, आगे जब आपको पॉपुलेशन की ज़रूरत होगी तो रिप्रोडक्शन फिर आप बढ़ा नहीं सकते हो। आपको ये लगेगा कि रिप्रोडक्शन तुरंत से बढ़ेगा, वो नहीं हो सकता। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको देखना होगा। बिल मुझे कहीं से नहीं लगता कि इस बिल का कोई फ़ायदा है, और अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलेगा कि इस बिल से सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं का है, और इस पॉपुलेशन को लाने का जो आपका एक पूरा ओवरव्यू है, आपने जो सोचा है उसका कारण आपने कभी नहीं बताया कि आप इसको क्यों लाना चाहते हो। आपके पास बस वही घिटे पिटे जवाब हैं, उसको कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जैसे पॉइंट्स हैं कि लोगों को प्रॉब्लम जो होगी, ठीक है, वो कैसे आप करोगे, वो कैसे सॉल्व करोगे। जो लोग 4 शादी कर रहे हैं उनको आप कैसे रोकोगे। तो ये सारे मुद्दे हैं, आप उनको देखिए। और जो हिंदू लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो इसको पुश कर रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए, उनको भी इस बात पे विचार करना होगा कि उससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, आपको क्या फ़ायदा होगा। ये सारे डेटा मैंने दिए हैं, इतने सारे, आप इस डेटा को देख सकते हैं। और भी सेंसस में डेटा है, आप खुद जाके रिसर्च करिए और आप खुद देखिए कि डेटा आपके अगेंस्ट हैं। उसके अलावा 2021 का सेंसस नहीं आया है, गवर्नमेंट से डिमांड करिए कि जनसंख्या जो काउंटिंग है वो शुरू कराएं, और काउंटिंग हो, काउंटिंग के सही नंबर्स आएँ, जनगणना हो, आपको पता चले कि 2021 में क्या खेल हो रहा है, असली खेल कहाँ पे है, 2011 से कहाँ पे क्या सिचुएशन है। क्योंकि 2011 में तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लोगों को बचाया है, तो 2021 में वो चीज़ सही होनी चाहिए। तो अगर वो सही होती है तो आपको लगेगा कि हाँ अब प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, गवर्नमेंट से डिमांड करनी है जनगणना के लिए। 2021 का जनगणना आए, उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बिल आप देखिए, आप मांग पाते हैं कि नहीं। आपको शायद खुद इस बात का एहसास हो कि नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं मांगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस पर एक बार विचार करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ जो है उसके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो कैसे ज़रूरी नहीं है, वो किस तरह से एक डिजास्टर पॉलिसी होगी खासकर हिंदुओं के लिए। ये सारी चीज़ें हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।